हेलो स्टूडेंट, आज आप क्लास 11th के सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और यह चैप्टर हम एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की जो एनसीईआरटी बुक है उसके अनुसार पढ़ेंगे। तो उस बुक में इस चैप्टर जो दिया गया है वो पेज नंबर 258 पर दिया गया है, वहां से हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में पहले हम बात कर लेते हैं तरल, यानी तरल से पहले हम कुछ पूर्व क्लास पहले जो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा सामने रख लेते हैं, जिससे हमें आगे की जो हेडिंग्स हैं और परिभाषाएं उनको समझने में सहायता मिलेगी। तो इस चीज और एक चीज आप ध्यान रखें कि सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप अपने पास एक नोट, एक पेन और अपनी बुक को सामने रखें, जिससे आप अपना नोट कंप्लीट करते रहें वीडियो को देखकर और किताब को पढ़ के तथा समझ के। तो हम बात करते हैं तरलों के यांत्रिक गुण में तरल। तरल से पहले हम पूर्व कक्षा को पढ़ लेते हैं। पूर्व कक्षा में हमने क्या पढ़ा? पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस कौन से होते हैं, द्रव कौन से होते हैं और गैस कौन से होते हैं? तो ठोस पदार्थ हमने देखा, जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस में क्या होता है? ठोस में आकार तथा आयतन, आकार और तथा आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। दोनों निश्चित होते हैं। दोनों निश्चित होते हैं। द्रव की बात करते हैं। द्रव में क्या होता है? आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित तथा आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। इसको हम एक बार समझ लेते हैं। ठोस का आकार तथा आयतन कैसा निश्चित होता है? इनका परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हम इससे द्रव से समझते हैं, द्रव का आकार हमने क्या कहा? अनिश्चित तथा आयतन निश्चित। यानी कि द्रव हमने देखा होगा कि आपने 1 लीटर पानी लिया या कोई भी द्रव लिया, दूध लिया, उसको आपने क्या किया? एक गिलास में भर रख दिया। जब आपने उसको गिलास में रखा तो उसने क्या कर लिया? गिलास का रूप पकड़ लिया, यानी गिलास का रूप धारण कर लिया। तो इसीलिए क्या हो गया? आकार अनिश्चित हो गया। या आप उसमें यानी किसी भी आकार की बोतल में रखते हो तो वो उस बोतल का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से क्या है? आकार कैसा है? अनिश्चित है। जबकि आपका 1 लीटर जो पानी था या दूध था वो कैसा रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन बात करते हैं गैस की। तो गैस कैसा होता है? गैस में आकार तथा आयतन, गैस में आकार तथा आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे कि हमने बहुत कम मात्रा में गैस ली और एक बड़े से कंटेनर में छोड़ दी, तो वो क्या करेगी? अपना पूरा का पूरा गैस जो होगी वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। तो इस प्रकार से उसने क्या कर लिया? पूरा यानी कंटेनर का रूप धारण कर लिया और वो उसका आयतन भी क्या हो गया? उतना ही हो गया। तो इस प्रकार से यानी कि हम कह सकते हैं ठोस में क्या होता? आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जबकि द्रव में आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। गैस में आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अब हम बात करेंगे, इस चैप्टर की पहली हेडिंग क्या है? तरल। तो तरल क्या है? तरल जो पदार्थ हैं या द्रव हैं, जो तरल है वो क्या है? तरल वे पदार्थ होते हैं जिनमें, वे पदार्थ या वे द्रव्य जिनमें क्या होता है? बहने का गुण पाया जाता है। वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं? तरल होते हैं। तरल क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? तरल कहलाते हैं। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल के तहत देखते हैं, जैसे नदी में पानी बहता है, यही तो बहना होता है। हवा चलती है तो वायु का बहना होता है, यानी गैस का बहना हो गया। तो इस प्रकार से यानी कि हम कह सकते हैं तरल क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें
बहने का गुण पाया जाता है। इसके बाद तो इसमें हम देखते हैं जो द्रव, अब यहाँ हम समझते हैं द्रव और गैस दोनों कैसे हैं। द्रव और गैस दोनों तरल हैं। द्रव और गैस दोनों तरल हैं, जैसे पानी और वायु, जल और वायु दोनों कैसे हैं, तरल हैं। अब बात करते हैं तरल के लिए, तो तरल का क्या है, तरल हमारे तरल कहाँ 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 या कैसे प्राप्त होते हैं, तो तरल को समझते हैं। तरल क्या होता है, हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है वो क्या है, तरल है, क्योंकि वायु है और उसमें यानी कि अधिकांश भाग भी क्या है, जल है। तो इस प्रकार से तरल का जो तरल जो पाया जाता है वो हमारे चारों तरफ है, मोस्टली रूप से दिखाई देता है। जैसे वायु का जो आवरण है वो क्या है, तरल है। इसी प्रकार से क्या हम दूसरा भी कह सकते हैं, जो मनुष्य का या हम पृथ्वी पर देखते हैं तो पृथ्वी पर जो जल है या जल है वो कितना है, 3/4 है। जल का भाग जो है वो कितना है, 3/4 भाग है। इसके बाद अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य का भी जो शरीर होता है उसमें भी अधिकांश भाग जल ही होता है। और अगली बात करते हैं, जैसे कि सजीव, जो सजीव या पेड़ पौधे होते हैं, स्तनपायी होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें भी अधिकांश भाग जल ही होता है। और जल यानी कि तरल कहा जाए, तरल दोनों के लिए, सजीव वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण तत्व है या महत्वपूर्ण उपयोगी है तरल। तो इसके बाद हम देखते हैं अब आगे इस, तो उन एग्जाम्पल्स को हम क्या करते हैं एक बार बोर्ड पर देखते हैं। जैसे हमने अभी बताया भी था, हमारे चारों ओर क्या है, तरल है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है। दूसरा, पृथ्वी का 3/4 भाग पानी में है यानी जल में है, जल है। मनुष्य का अधिकांश भाग जल है। पौधे शहद सजीवों में होने वाली समस्त जो क्रियाएं होती हैं वो तरल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से जो तरल यानी कि हम देखते हैं हमारे जीवन में पाए जाते हैं, हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं तरल जो होता है, तरल यांत्रिकी को कितने भागों में बांटा गया, तो तरल यांत्रिकी को 2 भागों में बांटा गया। तरल यांत्रिकी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला पॉइंट जो है तरल स्थितिकी, तरल स्थिर यानी स्थितिकी, तरल स्थितिकी, तो इस तरीके से। और दूसरा क्या है, तरल गतिकी। तो 2 भागों में बांटा गया है तरल को, किसमें, तरल स्थितिकी और तरल गतिकी। यानी तरल स्थितिकी के अंतर्गत क्या आता है, तरल स्थितिकी में क्या होता है, भौतिक विज्ञान की जो शाखा है उसमें क्या करते हैं हम, यानी कि जो तरल यांत्रिकी होती है, तरल यांत्रिकी की भी शाखा कह सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें तरल रुकी हुई अवस्था में हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, तरल स्थितिकी कहलाता है। और जो यानी कि गति यानी कि जो तरल होता है वो गतिशील अवस्था में होता है, उसका अध्ययन करते हैं तो तरल गतिकी कहलाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो तरल है उसको 2 भागों में बांटा गया है। इस समय अभी हम किस भाग को पढ़ेंगे, तरल स्थितिकी को पढ़ेंगे, और इसी चैप्टर में आगे चल के हम धारा रेखी प्रवाह वगैरह तरल गतिकी को भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं तरल और तरल जो होते हैं दोनों कंडीशंस आती हैं, जैसे द्रव और गैस दोनों आते हैं। तो तरल में यानी कि द्रव और गैस में क्या अंतर होता है, तो द्रव और गैस में पहला तो अंतर हमने यहाँ देखा था। दूसरा अंतर हम कह सकते हैं, द्रव कैसा होता है, असंपीडीय होता है। द्रव असंपीडीय होता है जबकि गैस संपीडीय होती है। यानी कि द्रव असंपीडीय और गैस संपीडीय। द्रव असंपीडीय का मतलब क्या है कि द्रव को दबाने पर वह कम से कम मात्रा में, बहुत कम यानी अल्प मात्रा में सिकुड़ता है, जबकि गैस को दबाने पर बहुत ज्यादा मात्रा में सिकुड़ती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं गैस कैसी है, संपीडीय है, द्रव असंपीडीय है। वैसे इसमें ऐसा नहीं कह सकते पूर्ण रूप से संपीडीय है, ऐसा नहीं है। ठोस की बात करते तो और यह संपीडीय है, ठोस और कम यानी कि दबता है। तो इस प्रकार से इनका ग्राफ इस प्रकार से चलता है कि यह अधिक, इससे कम थोड़ा सा द्रव, इसके बाद गैस। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ चलता है। तो हम कह सकते हैं ठोस यानी कि हम कहें तो ठोस के बारे में कह सकते हैं हम अधिकतम असंपीडीय होता है, जबकि द्रव असंपीडीय ही होता है बट ठोस से थोड़ा कम होता है। इस प्रकार से गैस
बहुत गैस एकदम संपीडीय होती है, यह क्या करती है, सिकुड़ सकती है, दब सकती है, हम दबाने से इसको दबा सकते हैं। इसके बारे में इसको देखा भी हमने। तो ये सभी हमने इस टॉपिक को एक बार फिर देखते हैं। हमने क्या पढ़ा, तरलों के यांत्रिक गुण में ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं, तरल क्या होता है, बहने का गुण जो होता है वो तरल होता है, तरल हमें कैसे अपने जीवन में पाए जाते हैं या किन किन घटनाओं से हम देख सकते हैं तरल को। इस प्रकार से तरल को दो भागों में बांटा गया है, तरल स्थैतिकी और तरल गतिकी। तो तरल स्थैतिकी में हमने देखा रुका हुआ द्रव तरल, और यहाँ बहता हुआ तरल, गति करता हुआ तरल। और इसमें एक हमने अंतर भी देखा ठोस द्रव में, क्या है कि द्रव कैसा होता है, असंपीडीय होता है, जबकि गैस संपीडीय होती है। अब हम बात करते हैं दाब की। तो इसमें दाब क्या है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी हम चर्चा किसकी करेंगे, दाब की, यानी प्रेशर क्या है। तो अब हमने अपने यानी कि जीवन में भी देखा होगा, किसी चीज को धक्का देते हैं, धक्का ही एक तरह का बल और प्रेशर है। देखा जाए तो बल और दाब कोई अलग यानी कि राशि नहीं है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है या थोड़ी सी कंडीशन अलग होती है। इस वजह से इनको क्या कर दिया, दो भौतिक राशियों में बांट दिया गया है, बल और दाब को। तो दाब क्या है, देखो बल क्या है, बल क्या है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव होता है, जो वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से दाब भी क्या करता है, दाब भी क्या होता है, दाब से ही वस्तु में क्या है, परिवर्तन होता है। इस प्रकार से हम क्या क्या कह सकते हैं, दाब की परिभाषा क्या बनेगी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल को, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल के कार्यरत, क्षेत्रफल पर कार्यरत जो कार्य किया गया बल है, अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं, हम दाब कहते हैं। तो इसको हम परिभाषा में कैसे लिखेंगे, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल, कार्यरत अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या समझ में आया, कोई वस्तु है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो हमने बल लगा, हमने जो उस पर वस्तु पर बल लगाया और उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगा, उसे हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी बल को ही हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। लेकिन इसमें क्या हो गया, एक यानी क्षेत्रफल पर यानी कंडीशन अप्लाई हो गई, एक क्षेत्रफल पर क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसके कंपेयर करते हैं या हम इसकी माप करते हैं। मान लिया यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल ए पर लगने वाला बल F है, लगने वाला बल F है, तो जो बल का यानी कि दाब का सूत्र होगा वो क्या बनेगा, F यानी बल बटे क्षेत्रफल। कह सकते हैं हम बल बटे एकांक क्षेत्रफल या क्षेत्रफल। तो ये तो हो गया बल दाब का सूत्र। अब हम देखते हैं सूक्ष्म, यदि क्षेत्रफल बहुत छोटा है, यदि क्षेत्रफल कैसा है, यदि क्षेत्रफल सूक्ष्म है, यदि क्षेत्रफल क्या है, सूक्ष्म डेल्टा ए है, तथा उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल कैसा है, डेल्टा एफ, यानी कि हमने अल्प मात्रा में ले लिया, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा पी, इसमें क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी। लिमिट क्या होगी, डेल्टा ए टेंस टू जीरो, यानी कि डेल्टा ए है किसके बराबर, मान लिया हमने जीरो के इक्वल होगा, तो यहाँ क्या बनेगा, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए। ये आपका फॉर्मूला, यहाँ से एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। और यानी कि सूक्ष्म है, तो अब यहाँ देखो समझते हैं क्या कहा हमने, क्या कहा था, बल क्षेत्रफल ही है, तो सॉरी बल दाब ही है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, देखो डेल्टा ए,
यानी कि जो क्षेत्रफल है वो किसके इक्वल, अगर हम इसको जीरो के इक्वल यानी कि जीरो के बराबर, यानी जीरो नहीं है, जीरो से समतुल्य रख दें तो जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, इसके यानी कि अकॉर्डिंग देखा जाए क्षेत्रफल शून्य होगा तो बल कैसा हो जाएगा, दाब कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्षेत्रफल शून्य रख दें तो क्या हो जाएगा, दाब शून्य हो जाएगा। अगर हम क्षेत्रफल का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखो जो दाब होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक अंक क्षेत्रफल पर जो बल लगाएंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, दाब के बराबर वो बल हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं इसमें मात्रक विमा राशि क्या होती है दाब की। तो दाब का हम मात्रक देखते हैं, दाब का मात्रक। तो मात्रक कितना, मात्रक दो पद्धतियों में देखते हैं, सीजीएस में और एमकेएस में। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एमकेएस में क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसका एक और मात्रक होता है पास्कल। पास्कल भी किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है। इसके बाद इसमें दाब के बाद हम देखते हैं राशि। राशि कैसी है जी, अदिश राशि है, राशि अदिश है। दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है। और विमा, विमा इसकी कितनी होगी, बल की विमा, और ऑब्लिक में किसकी जाएगी, मीटर स्क्वायर की विमा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगी, ml-1t-2। ये आपका क्या हो गया, मात्रक राशि और विमा हो गई है। तो समझ में आया मात्रक क्या है, उसमें सीजीएस में क्या है, सीजीएस में इसका मात्रक डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एमकेएस में क्या है, मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और राशि कैसी है, अदिश विमा आपकी यह हो जाती है। आप लोगों को इस चैप्टर को अच्छी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आपको याद करना है, समझना है, और अपना नोट बुक की सहायता से, वीडियो की सहायता से कंप्लीट करना है। धन्यवाद।